वंश तुमने बोला था कि कल तुमने एक रात मुझ पर से अपनी नज़रें हटाई तो मेरे साथ वो हो गया। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि नेहा भी थक गई थी और सोने चली गई थी। सो मिस्टर वंश वाधवा, जब तुम्हारी नज़रें मुझ पर थी ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता चला मेरे साथ क्या हुआ और किसने किया? आशी की बात सुनकर गुस्से में आपका झूठा गुस्सा करते हुए बोली और मुँह फेर कर खड़ी हो गई। तुम तो जानती हो आपका मुझे कितनी जल्दी गुस्सा आता है, खासकर तब जब मैटर तुमसे रिलेटेड हो, जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए। उस वक्त आशी ने जब तुम्हारे सुबह सुबह पुश्तैनी घर जाने की बात बोली तो मैं गुस्से में निकल तो गया, फिर जब आधा रास्ते पार कर लिया तब रियलाइज़ हुआ कि अगर तुम सुबह जाती भी तो वो अच्छल्ले को अपने साथ लेकर जाती, और अगर लेकर नहीं भी जाती तो एटलीस्ट उससे मिलकर उसे ब्रेकफास्ट करवा कर जाती। और इससे भी इम्पोर्टेंट, उस रात बेचैन मैं भी हुआ था। एक एहसास हुआ था उस रात कि तुम ठीक नहीं हो। मैं आसमा के रूम तक आया था तुम्हें चेक करने, पर रूम अंदर से लॉक था। मैंने एक पल के लिए उस वक्त ये नहीं सोचा कि आसमा कभी अपना रूम लॉक कर नहीं सोती, और मैंने अपना लैपटॉप खोला। वहन सबका के कंधे को कसकर पकड़कर झटके से अपने करीब कर लेता है। कल रात मैंने तुम्हें अकेले छोड़ा था आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे बात पर कि तुम कभी भी अपने साथ गलत नहीं करने दोगी यकीन था इस पर। किसी को भी, बाकी औरतों का तो पता नहीं, पर मेरी अबका को अपनी हिफाजत के लिए किसी मर्द की ज़रूरत नहीं, मेरी ज़रूरत नहीं। फिर मैंने घर पर लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किया जो मैंने घर वालों की सेफ्टी के लिए उन्हें बिना बताए लगाए हैं। मेरी नज़रें तुम पर ना होते हुए भी तुम पर थी। उस इंसान ने तुम्हें छूने और मैंने देखा कि कैसे वंश जब यह सब बोल रहा था उसकी आंखें आग बरस रही थी। अब का वंश की आंखों से डरकर वंश के गले लग जाती है और अपना चेहरा वंश के सीने में छुपा लेती है, और वंश की आंखों में एक बार फिर वही नज़ारा आ जाता है जो उसने अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देखा था। फ्लैशबैक। अबका ने पानी पीकर ग्लास रखा ही था कि उसे अपने पीछे अपनी कमर पर किसी की मजबूत पकड़ महसूस होती है और अपनी गर्दन पर किसी की सांसें महसूस होती है। तुम्हें कोई हक नहीं है अबका कि तुम मुझसे दूर जाओ। वो शख्स अबका को अपने और नज़दीक करके उसके कानों में बोला, ये आवाज़, ये एहसास, ये खुशबू, ये स्पर्श नहीं, ये मेरा वंश नहीं है। अबका मन में बोली और अपनी कोहनी से उसके पेट पर कसकर मारती है, जिससे वह शख्स उससे दूर जाकर गिरता है। किचन में इस वक्त बहुत अंधेरा था। वो तो अबका इस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी, इसलिए उसने किचन की लाइट नहीं जलाई थी अंधेरे की वजह से। अबका उस शख्स का चेहरा देख नहीं पाती और बाहर की तरफ भागती है। अबका किचन से बाहर जाने ही वाली थी कि वह शख्स अबका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अब अबका की आंखों के सामने वह चेहरा था जिसकी उसने कभी अपने ख्वाबों में कल्पना भी नहीं की थी। अभिमान भैया, अबका खुद में बड़बड़ाई। अभिमान इस वक्त बहुत नशे में था, फिर भी अबका उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रही थी। भैया 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 प्लीज़, आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे भैया। अबका रोते हुए अपनी कांपती आवाज़ में बोली, प्लीज़ जान। अबका तुम ना मुझे बार बार ये भैया मत बोला करो, मुझे गुस्सा आ जाता है। अभिमान नशे में बोला, तुम्हें पता है तुम ना बहुत खूबसूरत हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। वो क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी विद ब्रेस। अभिमान नशे में लड़खड़ाती आवाज़ में अपना चेहरा अबका के चेहरे के करीब करके बोला, तुम्हें पता है जब तुम्हें पहली बार देखा तब से तुम्हारा नशा सच चढ़ गया है मुझ पर। जितनी बार तुम्हें देखता हूँ ना, तुम्हें चखना चाहता हूँ, तुम्हें छूना चाहता हूँ, तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, तुम्हें पी जाना चाहता हूँ। अभिमान मदहोशी में बोले जा रहा था। अबका उससे घिन आ रही थी। आज उसका उस रिश्ते पर से यकीन टूटा था जिस पर एक लड़की सबसे ज़्यादा यकीन करती है। अबका अपनी सारी ताकत समेत अभिमान को खुद से दूर करके उसके गालों पर कसकर तमाचा मारती है, जिससे अभिमान थोड़ा दूर जाकर गिरता है। दूर दूर रहना मुझसे।
पास आने की सोचना भी मत। आपका पास रखे फ्रूट बास्केट से चाकू उठाकर उसको दिखाते हुए बहुत गुस्से में बोली, बेबी प्लीज गुस्सा मत करो। अरमान उसके करीब आते हुए बोला ना, पास आने की सोचना भी मत, वरना जैसे आप भाई बहन का रिश्ता भूले हैं, मैं कहीं ये ना भूल जाऊं कि आप प्रतिष्ठा भाभी के पति हैं, क्रिया के पापा हैं। अरमान जैसे ही एक कदम आगे बढ़ा, वो खुद ही लड़खड़ा कर गिर पड़ता है, पर आपका पहले ही निकल चुकी होती है। प्लस बैक हैंड, आपका कार में बैठो, क्योंकि अरमान ने जो किया है और जो वो करना चाहता था, उसकी ना ही कोई माफ़ी है और ना ही कोई वजह जो मैं उसे माफ़ करूं। वंश कार में बैठते हुए बोला, किसने कहा कोई वजह नहीं है वंश, वजह है, बहुत बड़ी वजह। ऐसी 2 वजह है वंश जिसने मुझे रोक दिया उन्हें सज़ा देने से। प्रतिष्ठा भाभी और शिवी जब वो मुझ पूछेंगी कि क्यों उनके पति को सज़ा दी जा रही है, तो क्या बोलूँगी मैं? उस 7 साल की बच्ची शिवी को क्या बोलूँगी? देखेगी जब वो अपने पापा को सज़ा मिलते। मैं आसिम स्कूल भैया को क्या बोलूँगी कि उनके भाई को उनका ही एक भाई सज़ा क्यों देना चाह रहा है? बोलो वंश, मैं क्या जवाब दूंगी उन सबको? हक है आपका मिस सबका वर्मा से अपने सवालों के जवाब मांगने का। वाधवा परिवार को पूरा हक है। इस दुनिया में किसी की इतनी औकात नहीं कि वो मिसेज आपका वंश वाधवा को नज़र उठाकर भी देख सके। सवाल करना तो बहुत दूर की बात है। 2 दिन बाद केत की 2 दिन तो जैसे तैसे मैंने इस अबका को बर्दाश्त कर लिया, पर आज मेरी पोती की शादी है और आज मैं इसे मंडप के आसपास भी नहीं देखना चाहती। ज़रा देखो तो इसकी तरफ विधवा होकर कैसे है साज श्रृंगार कर रखा है, और इसका बेटा यहाँ वहाँ अकड़ में ऐसे घूम रहा है जैसे ये वाधवा परिवार की नौकरानी का बेटा ना होकर वाधवा परिवार का वारिस हो। कोई संस्कार ही नहीं है उससे। गायत्री जी, केतकी जी की सास, जो 2 दिन पहले ही यहाँ आ गई थी। मेहंदी और हल्दी में जो तमाशा हुआ वो तो हमने बर्दाश्त कर लिया, पर आज शादी के मंडप के आसपास भी मुझे ये दोनों नज़र नहीं आने चाहिए। अगर आज कोई भी तमाशा हुआ तो तुम अपना सामान बांध कर मेरे घर से और मेरे बेटे की ज़िंदगी से जा सकती हो। और हाँ, विवाह के रस्मों से पहले हमारी प्रथा के अनुसार घर के बाहर बने बड़े मंदिर में पहले भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की रस्में होंगी, और माता पार्वती पर चढ़ने वाला सिंदूर और मंगलसूत्र ही एकलव्य बेटा ईशानी को पहनाएगा। उस वक्त दुल्हा दुल्हन मंदिर में नहीं होंगे, और विधि के अनुसार लड़की का बड़ा भाई सिंदूर का थाल जिस पर पवित्र हल्दी वाला धागा रखा होगा। ईशान 1 साल छोटा है, तुम उसको बोल देना। वैसे तो मैं वंश से ये रस्म करवाना चाहती थी, पर उस घायल शेर की गुफा में जाए कौन? जब से आया है खुद को कमरे में बंद करके रखा है। गायत्री जी इतना बोल चली जाती हैं, और गायत्री जी के जाते ही केतकी जी ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती है, क्योंकि अब तक केतकी जी गायत्री जी की बातें सांस रोक कर सुन रही थी। केतकी जी गायत्री जी की पसंद नहीं थी, इसलिए वो आज तक उन्हें अपना ही नहीं पाई। कुछ दूरी पर खड़े चंद्रशेखर जी, शिवशेखर जी और यश तीनों उनकी बातें सुन रहे थे। इस शादी में अब आगे कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यश, 2 दिन हमने मीडिया को जैसे तैसे यहाँ से दूर रखा है, लेकिन आज के फंक्शन को कवर करने के लिए मीडिया को ओबेरॉय ने खुद इनवाइट किया है। और ये मत भूलना, बेशक पूरू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पर वो बिजनेस और फैमिली दोनों अलग रखता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ओबेरॉय के साथ होने वाली सारी मीटिंग में वंश इन्वॉल्व हो। कुल से तो वैसे ही कोई उम्मीद नहीं है, और पिछले
कुछ दिनों से अभिमान का बिजनेस की और कोई ध्यान ही नहीं है। और वंश वो तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की ही बात करता है। अगले पल वो क्या फैसला लेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ वही एक है जिसकी वजह से आज हम नंबर 1 पर हैं। खैर छोड़ो, इस वक्त हम ज़्यादा कोई बात नहीं करना चाहते। कुछ देर बाद देख, तुम दोनों संगीत और हल्दी में नहीं आई, मैं समझ सकती हूँ, पर अगर आज शादी में नहीं आई तो मैं तुम लोगों से कभी बात नहीं करूँगा। आव्या फ़ोन पर गुस्सा करते बोली, गुस्सा मत करो आव्या, हम रास्ते में हैं, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। आव्या फ़ोन रख देती है। क्या हो प्रतिष्ठा दी, आप इतनी चुपचाप क्यों हैं? प्रथा बोली। चुप ना रहूं तो क्या करूं? प्रथा, अभिमान का 3 दिन से कुछ पता ही नहीं है। ना जाने कौन सी मीटिंग में गए हैं जो फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं। देखना शिवी कितना उदास है और मैं भी, कितना कम वक्त मिलता है हमें साथ रहने का, उस पर भी अब वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। तुझे पता है 4-5 दिन से वो बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे अभी को ही ना। प्रतिष्ठा बोली। मंदिर में हरिद्वार वाले बड़े पंडित जी के हाथों गौरी पूजन विधि पूर्वक संपन्न होती है। शिव यजमान आगे की विधि के लिए एक कन्या माता गौरी को ये चूना चढ़ा दे, पर उस कन्या का वर वक्ष और कन्या पक्ष से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। पंडित जी की बात सुन गायत्री जी आसमा को देखने लगती है, पर आसमा वहाँ नहीं हो। अबका की नज़रें वंश की चारों ओर ढूंढ रही थी, पर जब से वो यहाँ आई थी उसे वंश पल भर के लिए भी नहीं दिखा था। और भगवान की आंखों के सामने मोच, जहाँ पर मोच ने भगवान पर एक नज़र नहीं डाली थी, जिस कारण वह उदास थी। शिवशेखर जी भाव्या को बोलने ही जा रहे थे चूना चढ़ाने को कि उससे पहले ही हर्षवर्धन आपका को आवाज़ दे देता है। आपका, मैं चाहता हूँ ये चुनर तुम चढ़ाओ माता गौरी को। हर्षवर्धन आपका से बोला। मीडिया भी वहाँ मौजूद थी, इसलिए किसी ने हर्षवर्धन की बात का उल्लंघन नहीं किया। हालांकि उसका ये फैसला वहाँ हर्षवर्धन की बात का उल्लंघन नहीं किया। उसका यह फैसला वहाँ मौजूद कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। पंडित जी, बेटी जैसी तो माता गौरी को चुनर पहना सकती है ना? हर्षवर्धन जी ने पूछा। हाँ यजमान, अवश्य पहना सकती है, पुरोहित जी बोले। अब का माता गौरी को चुनर चढ़ा देती है और वहीं किनारे खड़ी हो जाती है। अब पंडित जी लड़की के भाई को सिंदूर का थाल लाने को बोलते हैं, जिस पर हल्दी वाला धागे की माला थी जो माता पार्वती को मंगलसूत्र के रूप में पहनाई जाने वाली थी। मोच वो थाल ले जाकर पंडित जी को दे देता है। पंडित जी माता गौरी को थाल से 5 बार सिंदूर चढ़ाते हैं और हल्दी की माला उन्हें पहनाकर विवाह के मंत्र संपन्न करते हैं। फिर पंडित जी पार्वती जी की मांग में भरा सिंदूर का कुछ हिस्सा थाल के सिंदूर में मिला देते हैं और माला भी उसी थाल में रख देते हैं। पुरोहित जी वो थाल मोच को वापस देते हुए बोले, बेटा इस थाल को बहुत ध्यान से मंडप तक पहुंचा दो, पर ध्यान रहे ये पवित्र सिंदूर और मंगलसूत्र ना ही ज़मीन पर गिरना चाहिए, ना ही किसी कन्या से स्पर्श होना चाहिए। इन दोनों बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। जी पुरोहित जी, मैं ध्यान रखूँगा। इतना बोल मोच वहाँ से जाने लगता है। मोच कुछ कदम ही चला था कि उसका पैर किसी चीज़ में फंसता है और ज़मीन पे मुँह के बल गिरने लगता है, जिसे देख सब डर जाते हैं। मोच के हाथ से सिंदूर की थाली छूट ही गई थी, पर वो थाल ज़मीन पर गिरती इससे पहले ही 2 हाथ उस थाल को संभाल लेते हैं। ये वंश था, अब वो थाल वंश के हाथ में थी और मोच ज़मीन पर
देखा, मैंने बोला था दूर रखना इस लड़की को, ये वहाँ है इसलिए हुआ ये अपशकुन। गायत्री जी बोली, तू भी ना गायत्री, कितनी अंधविश्वास है। ध्यान से देख। वंश ने सिंदूर गिरने से बचा लिया जमीन पर। वत्सला जी बोली। वंश गुस्से से मोच को घूर रहा था। वंश को देख रिपोर्टर्स एक के बाद एक फ़ोटो ले रहे थे, जैसे वो एक पल भी मिस ना करना चाहते हों। कूल जल्दी से आकर मोच को उठाता है। मोच तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वत्सला जी वंश के पास आ जाती हैं। वंश, आप भी ईशानी के भाई हैं, आप ये थाल मंडप तक पहुंचा दीजिए। वत्सला जी वंश से बोली। वत्सला जी जानती थी कि मोच मीडिया के सामने कुछ नहीं करेगा। मोच अब पहले से कुछ ठीक था। मोच अपनी जेब में अपना फ़ोन देखता है तो उसे मिलता नहीं है। तब जाकर उसे याद आता है कि उसका फ़ोन पुजारी जी के पास रखा है। वो फ़ोन लेने के लिए पुजारी जी की तरफ जाने लगता है। वंश मंडप की तरफ जाता है, तभी पुरुषोत्तम जी वंश के पास आते हैं। बेटा, हम जानते हैं कि तुम भगवान को नहीं मानते, पर क्या हमारी बात का मान रखते हुए तुम भगवान का आशीर्वाद लोगे? पुरुषोत्तम जी ने बहुत ही स्नेह से वंश के सिर पर हाथ रखकर बोला। उसके बाद ये थाल तुम मंडप पर जाकर रख देना। पुरुषोत्तम जी आगे बोले। पुरुषोत्तम जी ने इतने स्नेह से कहा कि वंश उन्हें मना नहीं कर पाया। गायत्री जी अब और कोई अपशकुन नहीं होना चाहिए, इसलिए वो अबका को यहाँ से हटने को बोलती हैं। अबका तो वैसे भी वहाँ नहीं रहना चाहती थी। अबका नज़रें नीचे किए प्रथा की ओर चली जा रही थी। वंश मंदिर की ओर बढ़ रहा था। मोच वंश के पीछे पीछे ही मंदिर की ओर आ रहा था अपना फ़ोन लेने। तभी शिवी भागते हुए मोच से टकरा जाती है। मोच को अचानक धक्का लगने से वो खुद को संभाल नहीं पाता और आगे वंश से बुरी तरह टकरा जाता है, जिससे वंश के हाथों से सिंदूर की थाल हवा में आगे की ओर उछलती है और सारा सिंदूर अबका के ऊपर गिरता है। अबका सर से लेकर पांव तक सिंदूर से सज चुकी थी। न सिर्फ सिंदूर बल्कि वो पार्वती जी की पहनाई हुई हल्दी की माला भी अबका के गले में आके गिरी थी। आखिर भरी गया अबका की मांग में वंश के हाथों सिंदूर पूरी दुनिया के सामने। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।